गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे टॉर्क से रिलेटेड कुछ नोट्स लिखेंगे। नोट्स तो इस नोट्स में जो हम लोग बात लिखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी जो वेट है वो बोर्ड है और जेईई मेन और नीट बराबर है। तो नोट में हम लोग कुछ बात लिखते हैं। लिखना है यहां पर कि when an electric dipole placed in uniform electric field when an electric dipole placed in uniform electric field, then F net 0 and torque produce मतलब कि अगर आपके पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली दिया हुआ हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और इसमें एक डाइपोल इस तरह से सीधी थी पहले पर ऐसे मुड़ गई, इधर F इक्वल टू क्यू इंटू ई और इधर हो गया F इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहां पे चार्ज माइनस क्यू और यहां पे चार्ज प्लस क्यू और ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें फोर्स हो रही है, फोर्स है पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। ये वाली फोर्स इधर पॉजिटिव मानते हैं तो ये वाली फोर्स क्या हो गई, निगेटिव हो गई। तो पूरे डाइपोल पे जो फोर्स हुआ नेट वो क्या हो गया, जीरो। F नेट इक्वल टू जीरो। लेकिन इसने घूमा, इस तरह से घूम गया नहीं, इसके अबाउट क्या कर गया, ऐसे घूम गया। तो घूमना क्या होता है, टॉर्क होता है। बट टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें टॉर्क है। दूसरी बात इसमें है कि when an electric dipole placed in uniform electric field, placed in non-uniform electric field, then F net not equal to zero and tau not equal to zero। नॉन यूनिफॉर्म हो गई। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऐसे हो। और इसमें आपने डाइपोल को रखा है इस तरह से, यहां पर प्लस क्यू चार्ज तो फोर्स ऐसे। फील्ड के दिशा में अगर फील्ड यहां पर कैसी हो, ऐसी हो तो फोर्स ऐसे ही होगा कि नहीं। तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे जो फील्ड इंटेंसिटी है
वो कम है और यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे लाइनें क्या है, पास पास से, और यहाँ पे लाइनें दूर दूर पे है। तो लाइनें दूर दूर पे होगी तो फील्ड का मान क्या हो जाएगा, फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या हो जाएगा, कुछ अलग होगा। तो मैंने फील्ड इंटेंसिटी का नाम डैश दे दिया, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। और यहाँ पे जो फील्ड है उसकी मान हम मान लेते हैं इधर होगी ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड है उसका नाम ई है। इस जगह पे जो फील्ड है इस जगह पे वो है ई, और चार्ज क्या है, माइनस क्यू, तो फोर्स एफ इंटू ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एफ जो फोर्स होगा वो एफ डैश से क्या होगा, बड़ा होगा, होगा या नहीं। तो नेट तो जीरो नहीं ना होगा, नेट जीरो नहीं हुआ और घूमा इसने घूमा है, इसके अबाउट क्या कर गया, ऐसे टर्न लिया, तो टॉर्क भी जीरो नहीं है क्योंकि इसने घूमा है। क्लियर बात। तो सिंपली आपको ऐसे याद रखना है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और उसमें अगर हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते हैं तो उसमें टॉर्क होगी, स्वाभाविक है, पर नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। तो टॉर्क होने का मतलब हुआ कि टाउ नॉट इक्वल टू जीरो, और फोर्स जीरो होने का मतलब हुआ कि एफ नेट इक्वल टू जीरो। दूसरी बात है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसमें नेट फोर्स क्या होगी, जीरो नहीं होगी, लेकिन वो घूमेगी। जैसे मान लीजिए कि इसको घुमाना है तो इधर लगाया 4 न्यूटन का फोर्स और इधर लगाया 2 न्यूटन का फोर्स, तो 4 न्यूटन इधर है या 2 न्यूटन इधर है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, 2 न्यूटन, लेकिन फिर भी ये घूम जाएगा, है कि नहीं। तो सेम वैसे ही है कि फोर्स भी जीरो नहीं हुआ इसमें और टॉर्क भी जीरो नहीं हुआ। तो ये हमने बातें लिखी है। ये आपको जेईई मेन और नीट दोनों में पूछा हुआ है और बोर्ड में भी पूछा हुआ है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी वेट बोर्ड और जेईई मेन नीट बराबर होती है, ऐसा 50% से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि अपियरिंग में कोई स्टूडेंट मेडिकल क्वालिफाई कर गया या जेईई मेन क्वालिफाई कर गया, क्योंकि उसको 12th की अच्छी पकड़ होती है, अच्छी कंसेप्ट होती है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उन्होंने सोल्व कर दिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद जो पढ़ेंगे वो डाइपोल के लिए ही पढ़ेंगे, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। जो टाइम पीरियड और जो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे इसमें पूरा जो कंसेप्ट होगा वो 11th की होगी, जो पूरा कंसेप्ट होगी वो 11th की होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM जिसका नाम है, आपने सुना होगा। उसमें हम लोग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होगी कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड and frequency due to electric dipole in external field, हम लोग को रिजल्ट डेराइव करना है, रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं क्या इसमें देखिए, I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डाइपोल, P जो है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और E है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यही सारी चीजें इसमें रहेगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड। यही सारी चीजें फार्मूला में बस रहेगी। हम मान लेते हैं कि इस तरह का है, जरा देखिएगा, ये डाइपोल पहले वर्टिकली ऐसे था, मान लीजिए कि इस तरह से वर्टिकली था ये, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज। अभी फिलहाल मैं यहां दे रहा हूं, जरा समझिएगा, प्लस क्यू, और यहां पर दे रहा हूं माइनस क्यू, और यहां पर मान के चलें कि फिक्स है, यहां पर मान लें कि फिक्स कर दिया गया होगा। इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर सकता है, फिर ऐसे भी रोटेट कर सकता है। इसके बीच की दूरी 2a है। फिलहाल इस तरह से। अब इस पे आप इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, जब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगी, यह तो आपको पता है, F बराबर Q इंटू E, और इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगी जिसका मान है F बराबर Q इंटू E। अब ये कहीं जाएगा क्या? जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, तो ये कहीं नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट जिसमें नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। अगर फील्ड की बात किया जाए तो इधर दिशा है, और P की दिशा किधर होगी? इधरे ना होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जिधर फील्ड की दिशा उधर ही P की दिशा, तो टॉर्क क्या हो गई? जीरो। और फिलहाल ये वाली फोर्स इधर और ये वाली फोर्स इधर, तो नेट फोर्स भी जीरो। तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो है, तो ये हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, इसका नाम देते हैं। ओके, तो किसी भी पॉइंट मास में या किसी भी बॉडी में अगर आपको एसएचएम लाना है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कराना है, तो सबसे पहले उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में आना पड़ेगा। जैसे मैं इसको बता सकता हूं, देखो मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसे स्प्रिंग है और इसको सेलिंग में टांग दिए, तो इस तरह से स्प्रिंग है, इसमें हम एक पॉइंट मास अटैच करते हैं। अभी पॉइंट मास को जैसे ही आप अटैच करिएगा तो थोड़ा सा नीचे आकर, और ये क्या कर जाएगी? रुक जाएगी, डाउन हो जाएगी ना, mg फोर्स के चलते। इधर mg फोर्स लगेगी तो ऐसे ये डाउन हो जाएगी। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है इक्विलिब्रियम है। इस पे नेट फोर्स क्या है? जीरो। स्प्रिंग ऊपर खींच रही है और mg फोर्स नीचे लग रही है, तो ये हो गई इक्विलिब्रियम में आ गए। अब आपको इसको एसएचएम कराना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पुल करना पड़ेगा। ऐसे पुल करके छोड़ेंगे ना तो ये अप डाउन करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये नहीं करते, आगे पीछे कोई पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के अबाउट चलती हो, तो जब इसको खींचेंगे ना तो इसी के अबाउट ऊपर नीचे करेगी, मतलब इस यहां से नीचे आएगी, फिर या ऊपर, फिर ऐसे आएगी और इस तरह से करेगी। जैसा ये है उसी तरह से यहां पर इसको सेट किया गया है, इसको रखा गया है। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे? डाइपोल में अगर एसएचएम लाना है, डाइपोल में इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा इधर ऐसे घुमाएंगे। जब ऐसे घुमाएंगे और छोड़ेंगे तो फोर्स क्या करेगा? इसको मोड़ के यहां पर लाने की कोशिश करेगा। सिंपल पेंडुलम में यही ना होता है, घड़ी के जो पीछे लगे हुए रहती है बब, ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे, वो सीधे रहना चाहता है, पर इधर गया और वहां से स्पीड बढ़ा, फिर इधर चला गया, ऐसे ऐसे। तो हम क्या कर रहे हैं? इसी डायग्राम को फिर से बनाते हैं यहां पर इस तरह से। मान लीजिए कि इसके अबाउट था पहले इस तरह से, इसके अबाउट ऐसे था, मान लीजिए ऐसे था पहले। अब इसको क्या कर दिए हैं? घुमा दिए हैं, इसके ऐसे घुमा दिया गया है, तो ये वाला इधर हो जाएगा।
तो इस पे जो फोर्स लगा किधर, सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स इधर, और इस पे निगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स इधर लगा। अब ये जो है ओरिजिनल जो लाइन थी उससे मान लेते हैं कि थीटा एंगल बनाया है, थीटा, ये लाइन थीटा एंगल बनाई। अब इसको जब छोड़ेंगे ना, इसको जब छोड़ोगे तो ये सीधा होना चाहेगी, तो सीधा होने के बजाय इसमें स्पीड होगा, ऐसे घुमा होगा, स्पीड होगा, तो ये आ जाएगी यहाँ पे, ये यहाँ आएगी, फिर इसमें फोर्स, और यहाँ पर इसमें इधर फोर्स, इसमें इधर फोर्स लगेगी, और फोर्स होगी कितना, F। तो जितना वो थीटा वो चली होगी इतना ही थीटा ये, उतना ही थीटा ये है, सब ये थीटा थीटा है। इस तरह से ये मूव करते रहेगी, ऐसे 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 से करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पर भी माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में दी हुई है। क्लियर? ये फोर्स देखो इधर खींच रही है भाई, और ये फोर्स इधर खींच रही है, तो क्या लग रहा है, ये सीधा होना चाहेगा। फिर ये फोर्स इधर खींच रही है और ये फोर्स इधर खींच रही है, तो इधर से घूमना चाहेगा। और यहाँ पे नेट फोर्स बेचारा जीरो है, तो यहाँ पे नेट फोर्स जब जीरो होती है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। जब एक्सेलरेशन जीरो होती है तो स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और वो स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। आई समझ में बात? ऐसा हमने 11th में पढ़ा है। 11th का एक SHM चैप्टर है, सिंपल हार्मोनिक चैप्टर, उसमें ये बातें पढ़नी रहती है। तो वी नो दैट, ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट इलेक्ट्रिक, we know that torque due to dipole, torque due to dipole। टॉर्क ड्यू टू डाइपोल में टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। नाउ दिस टॉर्क इज रीस्टोरिंग का मतलब जहां से उसको हम डिस्प्लेस किए हैं वहीं पे वो आना चाहता है, रीस्टोर करना चाहता है, अपने स्टेट को फिर से उसी कंडीशन में आना चाहता है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जब हम लिखते हैं तो टाउ बराबर एक माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि जिधर वो रोटेट हो रहा है उधर वो जाना नहीं चाहता है ना, जिधर उसको लेके जा रहे हैं, जैसे इधर लेके जा रहे हैं तो वो जाना इधर नहीं चाहता, वो अब पीछे आना चाहता है। जैसे हम छोड़ेंगे ना तो पीछे आ जाएगा, स्प्रिंग में भी ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू माइनस पीई थीटा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना, क्योंकि जो भी आपको एसएचएम मोशन होती है ना बहुत कम के लिए होती है, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस होती है। जैसे सिंपल पेंडुलम क्या करता है, ऐसे ऐसे करता है, इससे बहुत कम एंगल होता है, ये नहीं कि पूरा ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसा नहीं करता, तो एंगल बहुत कम बनाता है। तो इसलिए ये लिखा हुआ है फ्रॉम रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं क्या, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसी भी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है अपनी, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। फॉर एसएचएम
अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, सो टाउ इज इक्वल टू आई माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इसको मैंने माना है सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या बात करेंगे भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से बात करेंगे तो आई ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा इज इक्वल टू पी ई माइनस थीटा, तो ये और ये कटेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आई इज इक्वल टू पी इंटू ई। जब भी आपको टाइम पीरियड की बात करें, जब भी टाइम पीरियड की बात करें तो क्या निकालना रहता है, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड ओमेगा अगर आप निकाल देते हैं तो आपको काफ़ी आसानी से टाइम पीरियड मिल जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर होता है टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा। तो जब भी आपको टाइम पीरियड निकालने की बात आए तो इसकी चर्चा करनी चाहिए। देखो इसमें आ गया, तो यहाँ से ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ई डिवाइडेड बटे आई, ये बड़ा काम का फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर पी ई डिवाइडेड बटे क्या, आई। ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर पी ई बाई आई, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बटे ओमेगा, तो क्या लिखेंगे इसको, आई है ना, टी बराबर 2 पाई, तो आई बटे पी ई, टी बराबर ये टाइम पीरियड आ गया। अब कभी कभी बोलता है कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की। ये सारी बातें आप 11th में पढ़े हुए हैं, है ना, 11th में पढ़े हुए हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया 1/t, तो इसको लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर आई बटे पी ई। क्लियर, देख लो भाई, फ्रीक्वेंसी, इसका सिंबल ये फ्रीक्वेंसी है और इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम फ्रीक्वेंसी, और इस सिंबल का नाम जो है वो है न्यू, है ना, NEW, न्यू इसका नाम है ना, NEW। जैसे म्यू होता है ना, म्यू ऑप्सिलॉन नॉट न्यू, तो ये सिंबल का नाम है। कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है, एफ भी लिखा रहता है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एफ भी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर आई बटे पीई। आपको आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ रहेगा, पी दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का आएगा। जेईई मेन में 2018 में भी आया है, टाइम पीरियड और टॉर्क से क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में आपको डेराइव करने के लिए आता है। ठीक है, अभी हम लोग बात किए हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के डाइपोल में, जो आप नोट कर लिए हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे अलग अलग बॉडी के लिए, जैसे रॉड के लिए, रिंग के लिए, स्फीयर के लिए। हम लोग गॉस के माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कह रहे हैं, देखिए, according to Gauss, total electric flux for any closed surface regular या
irregular. Total electric flux for any closed surface, regular or irregular, is equal to total charge enclosed. Total charge enclosed inside surface is multiple of multiple of 1 by mu naught. Means that phi net equal to Q enclosed multiple of 1 by epsilon naught. Phi E equal to Q enclosed. Q enclosed का मतलब उसके अंदर जितने भी चार्ज हो, Q डिवाइडेड बाई epsilon नॉट. ये स्टेटमेंट है कि अगर किसी भी क्लोज बॉडी के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक क्लोज रेगुलर शेप, अगर यहां पर कोई एक चार्ज है तो Q इनक्लोज कितना हो गया? Q जो इनक्लोज्ड हुआ, इनक्लोज्ड वो क्या है? Q. तो इसके चलते इस प्लस चार्ज के चलते जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? फाई E इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. ये कह रहा है. अब ये मैंने क्या कर दिया? एक गॉसियन सरफेस बनाया है. गॉसियन सरफेस मैंने ऐसा डिजाइन किया. या मान लीजिए कि इसी चार्ज को इस तरह से रखते हैं और इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, तो इसके लिए भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई E इज इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट. इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज होना चाहिए. Q इनक्लोज का मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज. जैसे यहां पर लिखा है अकॉर्डिंग टू गॉस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस. वो सरफेस कैसा होना चाहिए? रेगुलर, जैसे स्फीयर है, या इरेगुलर. अब ये कोई शेप ही नहीं है, बस इसकी अपनी सरफेस एरिया है जो घिरा हुआ है. ये चार्ज क्या है? उसे घिरा हुआ है. फॉर एनी क्लोज सरफेस रेगुलर और इरेगुलर इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड सरफेस इज मल्टीपल ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट. मीन्स दैट फाई जो नेट होगा वो Q इनक्लोज्ड 1 बाई एप्सिलॉन नॉट. समेशन कर देंगे सभी चार्जेस का. तो ये है आपको एक सिंगल चार्ज के चलते, ये भी क्या है? सिंगल चार्ज के लिए, और ये हो सकती है मल्टीपल चार्ज के लिए भी निकाल सकते हैं, जितने भी इसके अंदर चार्ज हो Q इनक्लोज्ड. तो सबसे पहली बात कि ये तो इसकी स्टेटमेंट है. अब इसकी हम लोग देखेंगे डेरिवेशन. इसकी क्या डेरिवेशन, कैसे डिराइव करता है? तो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट जानते हैं. अब हम लोग गॉस के जो लॉ है जिसने फाई E बराबर Q इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट की बात किया है, उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं फ्लक्स के कंसेप्ट से. तो मान लेते हैं कि एक रेगुलर गॉसियन सरफेस लेते हैं. रेगुलर, जैसे इस तरह का गॉसियन सरफेस ले लिया मैंने, है ना? गॉसियन सरफेस रेगुलर, और यहां पर चार्ज हमने Q रख दिया, Q, और यहां से ये एक दूरी R डिस्टेंस पर एक पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड E बाहर की तरफ होगी या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी. और इस पे हम एक
इस गॉसियन सरफेस पर एक सरफेस एरिया लेंगे, सरफेस एरिया DA, वो भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होती है वो सतह पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बोलो ठीक है, ये सतह पर क्या, परपेंडिकुलर, और DA इसी दिशा में होगी ना। तो हम लोग फ्लक्स की बात अगर करते हैं तो फाई E बराबर हमने पढ़ा है EDA और कॉस थीटा। तो थीटा यहां पर क्या है भाई, 0 डिग्री है कि नहीं, क्योंकि E जो वेक्टर है वो क्या है, DA वेक्टर के पैरेलल है या नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं फाई E इज इक्वल टू, यहां पर D फाई कर देते हैं क्योंकि स्मॉल एरिया लिए हैं तो स्मॉल फ्लक्स की बात। तो D फाई E इक्वल टू EDA ऐसा लिख सकते हैं इस पॉइंट के लिए। इसी तरह से यहां पे बहुत सारी आप पॉइंट ले सकते हैं, यहां पर भी ले सकते हैं, यहां पे भी ले सकते हैं, यहां पर। इस तरह से एलिमेंट्री पार्ट छोटे छोटे टुकड़े में इसको एरिया काटते काटते यहां से घूमते घूमते आप यहां आ जाओ तो नेट एरिया मिल जाएगी, नेट सरफेस एरिया मिलेगी। यहां पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या मिलेगी, E इक्वल टू KQ डिवाइडेड बटे R स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, क्योंकि सरफेस एरिया रेगुलर है। अगर सरफेस एरिया इरेगुलर होगा, कहीं ज्यादा इधर निकल जाएगा, कहीं इधर ऐसे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल हो गई। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो D फाई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर और DA। ऐसे कर सकते हैं नहीं। तो D फाई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। यहां पर एरिया बदल रही है, पहले DA, फिर यहां पे 2DA, फिर 3DA, ऐसे बढ़ती जा रही है। तो यहां पे जो एरिया होगी, यहां पे वो 0 होगी। इस एलिमेंट्री पार्ट, ये जो एलिमेंट्री पार्ट है उसके दो टुकड़े, ये एलिमेंट्री पार्ट का दो पार्ट्स, तो यहां से स्टार्ट किए थे इनिशियल 0 और यहां पर आए तो DA, फिर यहां आएंगे 2DA, 3DA, 4DA, ऐसे ऐड करते करते पूरा कंप्लीट स्फीयर का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 4 पाई R का स्क्वायर। ये समझ में आ रही है नहीं, आ रही है समझ में, पूरा सरफेस एरिया। अब ये स्केलर है ना, सरफेस एरिया स्केलर, क्योंकि ये हमने स्केलर वाली बात लिखा है, यहां पर डॉट तो लिखा नहीं, यहां पर स्केलर वाला लिखा, तो ये एरिया ना स्केलर हो जाएगी। तो यहां पर इनिशियल 0 और फाइनली नेट हो गया फाई E। तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा फाई E 0 से कहां तक, फाई E तक इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर और DA, ये हो गया A 0 से लेकर कहां तक, 4 पाई R का स्क्वायर। तो ये जो बन जाएगा, क्या बनेगा आपको, फाई E माइनस 0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बटे R स्क्वायर इंटू 4 पाई R का स्क्वायर माइनस 0। ये समझ में आई बात। तो फाई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R का स्क्वायर इंटू 4 पाई R का स्क्वायर। तो यहां पे 4 पाई R स्क्वायर और 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल आउट, तो Q बटे क्या, एप्सिलॉन नॉट,
Q बटे एप्सिलॉन नॉट, चारों तरफ मैंने कैपिटल Q दिया है, तो आप यहां भी क्या कर दो, कैपिटल Q ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ये कौन है, गॉस लॉ है। फ्लक्स से हम लोग ने गॉस लॉ को प्रूव किया है। तो बोर्ड में ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि गॉस लॉ को प्रूफ करें, है ना, गॉस लॉ को प्रूफ करें बाय कूलम्ब्स लॉ। तो भाई ये जो बातें लिख रहे हैं ना, ये वाली सब कूलम्ब्स लॉ की ही तो है। ये जो कंसेप्ट है किसकी है, कूलम्ब्स लॉ की है। मैंने कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से इसको प्रूव की जाती है, तो मैंने इसको ऐसे प्रूव कर दिया। फाई ई बराबर क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड यानी क्यू नेट बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल फ्लक्स, ये टोटल चार्ज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, कुछ इससे रिलेटेड बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में बात किया और बेसिक बात किया, गॉस लॉ के बारे में बेसिक बात किया। नोट में कुछ बातें लिखते हैं, देखो नोट में जो बात लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर देखिएगा। जैसे पहला है फ्लक्स ड्यू टू सिंगल चार्ज, फ्लक्स ड्यू टू सिंगल चार्ज। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक कोई चार्ज है, अब इसकी फ्लक्स निकालनी है, तो आपको एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। तब ये चार्ज जो है वो पॉइंट है। चार्ज कैसी है, पॉइंट। तो पॉइंट चार्ज के लिए अक्सर हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। गॉसियन सरफेस एज्यूम करके लिया जाता है, माना जाता है कि इस तरह का सरफेस होनी चाहिए। जैसा मान लीजिए कि इसकी लेना है गॉसियन सरफेस, तो इसकी गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल ले सकते हैं ना, है कि नहीं। इसकी पॉइंट चार्ज के स्फेरिकल, तो लाइन चार्ज की सिलिंड्रिकल। इसमें आपका सिलेबस सब आ जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से गॉसियन सरफेस मान लिए। तो इसकी जो फ्लक्स होगी ना, फ्लक्स वो होगी आपके पास फाई नेट इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स हो गया इसका, है ना, आसान है कि नहीं। गॉस के अनुसार, गॉस सुविधा के लिए तो आया है ना, रॉड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सतह पर, सतह के बाहर, सतह के अंदर, ये बहुत कठिन काम है कूलम्ब्स लॉ से। तो इसको काफी आसानी ढंग से गॉस कैलकुलेट करता है। तो सुविधा के लिए आया है गॉस, और सुविधा के लिए नहीं। देखो इसका फ्लक्स निकाल दिया, फ्लक्स इतनी होगी। दूसरी, फ्लक्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, आपके पास मल्टीपल चार्जेज, जैसे मान लीजिए इस तरह का हो, यहां पर Q1 है ना, Q2, Q3, Q4, यहां पर क्या है Q5। इस तरह से माइनस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी माइनस मान सकते हैं, इसको माइनस मान सकते हैं, माइनस है। तो मान लीजिए कि इसकी आपने बात किया, ये एक सरफेस बना दिया, इरेगुलर सरफेस भी बना सकते हैं, दोनों के लिए वैलिड है। रेगुलर और इरेगुलर कोई भी सरफेस हो, सबके लिए वैलिड है गॉस लॉ। तो इसकी एक सरफेस बना दिए, इसका नाम S1, क्लियर। एक इसको लेकर बना दो, इसका नाम बना दें S2, है ना। एक बना दीजिए भाई इसको देखो ऐसे ऐसे, ये हो गया कौन, S3। और मान लीजिए कि यहां पर Q है 6। तो S1 में अगर बात करें, S1 में कौन कौन है, S1 का ये एरिया सरफेस एरिया है, ये वाली। तो इसमें Q3, Q2 और Q1 है। तो क्या होगा फ्लक्स, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 हो गया फ्लक्स इसकी। अगर S2 की बात करें, S2 की, तो इसमें कौन कौन है, माइनस Q3 और Q4। तो फाई जो 2 है वो है आपको Q4 माइनस Q3 और डिवाइडेड बटे एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बटे क्या, एप्सिलॉन नॉट। फाई 2 इक्वल टू Q4 माइनस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी फ्लक्स हो गई। अब देखो
S3 की S3 में है Q1, Q3 और Q5। तो फाई जो 3 है उसमें है आपको Q1 माइनस Q3 प्लस Q5 और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी में Q6 नहीं आया है, चूंकि ये किसी में है ही नहीं, तो जो गॉसियन सरफेस के अंदर रहेगा, गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा, उसी का फ्लक्स होगा। क्लियर है बात ये? तो नेक्स्ट नोट है, इसमें एक डाइपोल है, एक डाइपोल, यहां पर प्लस क्यू है, प्लस क्यू, और इसकी बीच की अपनी दूरी होगी, तो ये डाइपोल होगी। और डाइपोल की इस तरह से गॉसियन सरफेस आप बना दिए, तो इसकी दूरी भी ले सकते हैं, 2a इसकी दूरी है। फ्लक्स ड्यू टू क्या? डाइपोल, डाइपोल के चलते फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल। तो फाई ई इक्वल टू प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या? 0 हो जाएगा नहीं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्या होगा? 0 होगा। फोर्थ में है ऐसा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास Q1 चार्ज है, यहां पर क्या है? Q2 चार्ज है, और यहां पर आपको Q3, और इस तरह से हमने एक गॉसियन सरफेस बना रखा है, इस तरह से गॉसियन सरफेस बनाया है। और यहां पर मैंने एक पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट। तो अगर मैं फाई नेट की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, फाई नेट की, तो क्या होगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बटे एप्सिलॉन 0। ये तो आपको पता ही है कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेज होगी उसी के वजह से फ्लक्स होगी, चाहे वो सरफेस रेगुलर हो या इरेगुलर हो। यहां पर फिलहाल रेगुलर है, स्फीयर लाइक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड at point, but electric field at point P due to all the charges, फ्लक्स सिर्फ 2 चार्जेज की वजह से, Q1 और Q2, लेकिन इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी, फील्ड इसके वजह से भी होगी, है ना? इसकी वजह से होगी कि नहीं होगी? इधर, और इसकी वजह से भी होगी, इधर किधर? इधर होगी, इसकी वजह से भी होगी। तो P पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो ऑल द चार्जेज, बट फ्लक्स फॉर ओनली 2 चार्जेज, Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 के वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। अब हम लोग इस पे करेंगे गॉस के माध्यम से, हम लोग NCERT के कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे गॉस में। पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर बातों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। NCERT की क्वेश्चन नंबर 17 है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जो मैंने गॉस का कंसेप्ट बताया है उस पे ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ये सवाल में कोई डिफिकल्टी नहीं है, एकदम बेसिक कंसेप्ट पे है। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स। एक कोई ब्लैक बॉक्स रखा है जिसके थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजरमेंट करने की बात कर रहा है। इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज, दिया हुआ है, मतलब कि बॉक्सा से फाई नेट कितना होगा ये दे रखा है। कोई बॉक्स है, उसके द्वारा फाई नेट दे रखा है 8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। क्लियर है? सॉरी, ए में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स।
सिंपल बात है भाई। इसने कहा कि नेट चार्ज क्या होगा, तो वी नो दैट, ए सोल्व कर रहे हैं, ए वी नो दैट फ्रॉम गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं गॉस लॉ से? गॉस लॉ से जानते हैं कि फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड नेट चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई नेट, है ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई नेट। तो क्यू इनक्लोज्ड की अगर हम बात करें, क्यू इनक्लोज्ड इधर लिखते हैं। सिंपल आप क्या कर रहे हैं कि फाई जो नेट है, जो सिंपल है फाई नेट बराबर क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट में हम क्या करेंगे, फार्मूला को रखेंगे और वैल्यू निकाल देंगे। हमको चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने हैं तो ऐसे करेंगे, क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 10 टू द पावर -12 और फाइनेट का वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 4 32, तो यहां पर लिखेंगे 2 और 8 इंटू 5 40 और 3 43 और 4 8 इंटू 8 64 और 64 और प्लस 4 68 8 और फिर 8 इंटू 8 64 और 6 70, तो ये हो गया 70 इंटू 10 टू द पावर -9। ये सब हटा सकते हैं, ये वाली हटा सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 70.8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। इसी को लिख सकते हैं क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू 70.8 नैनो कूलम। क्या लिखा हुआ है, नैनो, छोटा सा n, नैनो, इसको पढ़ते हैं नैनो कूलम। ये हो गया आंसर, पहला का आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है इसमें, दूसरा पार्ट से, इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0 फ्लक्स ही 0 कर दिया, तो कह रहा है कुड यू कंक्लूड दैट देयर वेयर नो चार्जेज इनसाइड द बॉक्स। मतलब क्या आप कमेंट कर सकते हैं या आप क्या कुछ कंडीशन लिख सकते हैं जिसमें अंदर में चार्ज नहीं है, तो क्यों और क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो क्यों है, ये बात कर रहे हैं। मिला जुला का सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन वो कुछ जानना चाहता है, तो हम लोग इसको गॉस के माध्यम से ही बनाएंगे। जो हमने अभी पढ़ा है उसी के माध्यम से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो गॉस के माध्यम से ही बी पार्ट्स में करते हैं क्या कि फाई नेट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे एप्सिलॉन नॉट। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू नेट और डिवाइडेड बटे एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाई जो नेट है वो है 0, फाई नेट 0, तो 0 इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज्ड या क्यू नेट ही रखिए, क्यू नेट इक्वल टू क्या मिला, 0। ये तो बात सही है कि नेट 0 मिला ना। पहली बात, इफ नेट चार्ज inside closed surface, if net charge inside closed surface is 0,
is 0, then flux will be 0, will be 0. नेट चार्ज अगर 0 होगा ना तो फ्लक्स 0 होगी। जैसे कि अभी ने डाइपोल की बात किया ना, डाइपोल प्लस क्यू और यहां पर माइनस क्यू, तो इसकी नेट चार्ज क्या है? 0 है, नेट चार्ज 0 है। जैसे कि क्यू नेट 0 तो फ्लक्स क्या हो गई? 0 हो गई। दूसरी कंडीशन, बट चार्ज नॉट 0, बट चार्ज नॉट 0, है ना? मे बी इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन नेचर, चार्ज हो सकती है इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, बट नेट चार्ज हमेशा 0 रहेगी। अगर फ्लक्स 0 है तो नेट चार्ज हमेशा 0 रहेगी, चार्ज 0 नहीं रहेगी। चार्ज हो सकती है इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और साइन क्या हो? अलग अलग, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बात रही। क्लियर है? अब फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन जेईई मेन लेवल के क्वेश्चन है, नीट लेवल के क्वेश्चन है और बोर्ड का भी क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन। ये अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ऐसा दिया हुआ है, स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है। सॉल्यूशन में अगर बात करें तो एक स्क्वायर बनाते हैं, इस तरह का एक स्क्वायर है, इस तरह से एक स्क्वायर दे रखा है। इसकी साइड जो है ना 10 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, साइड हो गई 10 सेंटीमीटर। shown in the figure, what is the magnitude of the electric flux through a square? through the square, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है? मान लीजिए कि ये हाथ है ना, हाथ, इस पे एक चार्ज रखी हुई है 5 सेंटीमीटर एबव। इसके मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, सपोज दैट, मान लो इसको स्क्वायर, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर, और सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर पे एक चार्ज रखी हुई है, उसका मान अपना दिया हुआ है। तो कह रहे कि इस चार्ज के वजह से इस सरफेस एरिया पे कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, मतलब कि इस सरफेस एरिया से फील्ड क्या कर रही होगी? पास कर रही होगी, है ना? तभी तो फ्लक्स निकालेंगे, किसी सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? पास करेगी। तो ये जो सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको बनाने के लिए उसने किताब में हिंट्स दे रखा है। सवाल में देखो, कह रहा है कि थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब विथ एज 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इस स्क्वायर को आप सोच लो कि यह किसी क्यूब का एक फेस है जिसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये दिमाग में डाल दिया कि भाई इसको क्यूब डिजाइन कर दो, क्यूब डिजाइन करो। तो इसको हम क्यूब अगर डिजाइन करते हैं तो मान लेते हैं कि इसी तरह का एक सरफेस एरिया इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी और इधर भी है, और उसमें अगर 5 सेंटीमीटर ऊपर अगर चार्ज को उठाएंगे तो वो चार्ज कहां आ जाएगा? क्यूब के बिल्कुल सेंटर में आएगा कि नहीं आएगा? समझो बात को फिर से।
ये एक स्क्वायर है, जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर, और इसको हम कह रहे हैं कि इसको इमेजिन करो कि ये क्यूब का एक फेस है। तो क्या करोगे यार, ऐसा ही एक ऐसा, फिर इस तरह से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, उसके बाद ढक दो ना ऐसे। और यहां से मतलब ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाओगे तो क्यूब के सेंटर में नहीं आ जाएगा, क्योंकि क्यूब का साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो क्यूब के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो यहां पर गॉस का थ्योरम लग जाएगा और सवाल बन जाएगा। ये तरीका अपनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि इसको क्यूब बनाते हैं। तो कैसे क्यूब बनाओगे भाई, इसको जब आप क्यूब बनाओगे तो किस तरह से बनाइए क्यूब को, ऐसे बनाइए क्यूब, इसको डॉट डॉट थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, इसको भी ऊपर ले जाइए, और इसको कैसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, और इसको भी आप निकालेंगे डॉट डॉट ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और ये आपको, तो क्वेश्चन के अनुसार हमने इसको क्या कर दिया, क्यूब डिजाइन कर दिया। ये भी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और इसके सेंटर से है ना उठा दिए हैं, इस जो स्क्वायर जो प्लेट दिया था उसके सेंटर से उठा दिए हैं कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली पूरी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और सेंटर से आपने उठा दिया कितना, 5 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल कहाँ आ गया, मिड पॉइंट पर आ गया, है ना। प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ क्यूब के मिड पॉइंट पर आया कि नहीं। तो जब मिड पॉइंट पर आएगा ना, तो जितना फील्ड इधर से निकलेगी उतना ही फील्ड इधर से निकलेगी, उतना ही फील्ड इधर से 6 फेस से इक्वली फील्ड निकलेगी। और 6 फेस मतलब कि प्रत्येक फेस की एरिया भी क्या है, सेम है, और वहां से फील्ड भी क्या निकल रही है, सेम निकल रही है। तो फ्लक्स क्या होगी, सेम होगी कि नहीं होगी, सभी का सरफेस एरिया सेम, और चार्ज सेंटर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है वो सभी सरफेस एरिया से सेम निकलेगी, है कि नहीं। ऐसे मान लो कि एक कमरा है और इस कमरे में क्या बीच में चार्ज रखोगे, तो जितना फील्ड लाइंस इस दीवार पर पड़ेगा उतना ही ना फील्ड लाइंस इस दीवार पर पड़ेगा, है कि नहीं। अगर पास में रखोगे ना, पास में, तो ऐसा नहीं होगा, एक के पास में रखो, एक से दूर रखो, तो ये नहीं लगा सकते कि इधर जितना फ्लक्स उतना ही इधर फ्लक्स, एरिया कांस्टेंट, फील्ड अलग हो जाएगी, है कि नहीं। समझ रहे हो ना भाई। तो इसमें हम लोग क्या करें, सेंटर में कर दिए। तो हम यही लिखना चाहते हैं कि नाउ each surface having equal flux, प्रत्येक जो सरफेस है ना उससे फ्लक्स क्या होगा, इक्वल होगा। इतना बोलने का वजह है ना कि सवाल बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इतना बोला जा रहा है। तो इक्वल, ईच सरफेस हैविंग इक्वल फ्लक्स, क्यों, क्योंकि सेंटर पर होने से सभी को फील्ड क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, और सरफेस एरिया भी क्या है, सेम है। क्लियर है। तो सवाल में क्या था भाई, अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज ऑन द फिगर। What is the magnitude of electric flux through the square? मतलब कि आपको एक किसी सरफेस एरिया के now from Gauss law, तो गॉस लॉ क्या कह रहे हैं भाई, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। अब प्लस क्यू का जो वैल्यू है वो कितना है, 10 माइक्रो कूलम। अकॉर्डिंग टू फ्लक्स में क्या होगा, फ्लक्स फॉर 6 फेस हमने क्या कहा है कि सभी फेस का इक्वल मान होगा कि नहीं। तो कैसे निकालते हैं फ्लक्स में,
फाई नेट इज इक्वल टू फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4 और फाई 5 और फाई 6। 6 फेस है ना भाई, तो 6 फेस के लिए निकाल दिए। अब मैंने कहा था कि बीच में जब चार्ज रहेगा तो इक्वली फ्लक्स होगी। आगे पढ़ेंगे सब बातें, और भी सारी बातें बहुत पढ़ना है। तो फाई 1, फाई 2, फाई 3 अप टू डॉट डॉट फाई 6 सब इक्वल है, तो फाई नाम दे दिया। तो फाई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 6 इंटू फाई, होगा कि नहीं? तो ये हो गया सेकेंड और ये हो गया फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से एक वाला ये निकल जाएगा, यही हमको निकालना था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड की अगर बात करें तो कैसा होगा भाई? फर्स्ट और सेकेंड से बात करें तो इस तरह की होगी। क्या होगा जरा देखो भाई, तो यहां पर हो गया 6 इंटू फाई ई इक्वल टू क्यू बाई ऑप्सलन नॉट। क्यू बाई क्या? ऑप्सलन नॉट। तो फाई ई इक्वल टू एक का निकल गया ना, ये एक सरफेस का है तो निकल गया क्यू बटे 6 ऑप्सलन नॉट। क्यू कितना है? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस, माइक्रो में है 10 टू द पावर माइनस 6 और डिवाइडेड बटे 6 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 से निकले। 10 टू द पावर कितना होगा? 12 हो जाएगा। तो इससे ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ये हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा 10 टू द पावर प्लस 12 और डिवाइडेड बाई, इतना को 9 मान सकते हैं कि नहीं? 9 मान सकते हैं। तो ये हो गया 6 और ये हो गया 9। बस इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया आपका 3 और 9 27। तो ये तो इसको लिखेंगे, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, 5 इंटू 10 टू द पावर 6 और डिवाइडेड बटे 9 27। तो इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिखेंगे, इसको 50 लिख सकते हैं। 50 इंटू 10 टू द पावर 6 और डिवाइडेड बटे 27, 1 हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं? और फिर 3 हो जाएगा और 2 33 हो जाएगा। हाँ, तो फिर पॉइंट रखेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, 8 10 टू द पावर, ये 5 हो जाएगा, यहां पर 5 हो जाएगा। 5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। 1 फेस से, 1 फेस कहें या स्क्वायर, फ्रॉम स्क्वायर कह सकते हैं, फ्रॉम स्क्वायर से ये वाली है। ये बहुत अच्छी सवाल है, ठीक है? इसको आप मल्टीपल टाइम्स बनाकर अपने कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी कंसेप्ट है। सेंटर में रखे तभी ये लागू होगा, समझे ना? ये वाली लागू तो हुआ तब जब सेंटर में होगा, जब सेंटर में नहीं होगा तो इक्वली होगा ही नहीं। ये जैसे कमरा है तो बीच में चार्ज रखो ना, बीच में बल्ब लगाओगे ना, तब ना जितनी प्रकाश इस पे जानी चाहिए उतना ही जाएगी ना, कॉमन सी बात है कि नहीं? अब इसको पास में ले जाओ तो इस पे प्रकाश कम आएगी, इस पे प्रकाश ज्यादा आएगी। तो इसकी एरिया और इसकी भी एरिया सेम है, तो इसकी फ्लक्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो तुम बराबर तो नहीं ना कर सकते, इसका निकाल कर इसके बराबर तो नहीं कर सकते हो। इसमें बराबर की गई है क्योंकि वो सेंटर पर है। क्लियर है? फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लेक्चर यहीं पे फिनिश हो रही है, खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, गॉस से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग गॉस की एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है? तो फिर हम लोग ये क्वेश्चन मतलब अगला क्लास में, अगला लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, थैंक यू।